हाँ, मैंने वीडियो में बताया भी था कि मरकरी जो है, मरकरी के साथ में कोई भी मेटल मिलाते हो, मान लो सोडियम, जो कि आपने देखा था पीछे, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, निकाल रहे थे आप, तो कैथोड पे ये मरकरी रहता है, ठीक है। और क्या नाम और अगर अगर आप इसमें एजी मिला देते हो तो एजी के साथ में मिल जाएगा ये। तो इसको क्या, अच्छा नाम क्या रखा जाता है पता है इसका? जैसे ये है, ये सोडियम अमलगम, सोडियम अमलगम, इसका क्या नाम होगा? इसका क्या नाम होगा? सिल्वर अमलगम। हाँ, ठीक है। ये डेंटिस्ट यूज करते हैं, ये डेंटिस्ट इसको यूज करते हैं, सिल्वर अमलगम दांतों में लगाने के लिए। आप लोगों ने आजकल तो नहीं देखा होगा, लेकिन बहुत पहले जब हम छोटे छोटे थे तब हम देखते थे किसी किसी लोगों को, किसी किसी को, वो लोग एयू एयू मतलब गोल्ड दांतों में लगाते थे। देखा है किसी ने? किसी पुराने पुराने आदमी को देखा होगा, नए लोग तो नहीं लगाते हैं। बहुत पुराने कोई बुड्ढे उड्ढे होंगे तब देखोगे, या कोई बहुत ही शौकीन होगा तो अपने दांतों में जो है गोल्ड भी लगवाता है, तो गोल्ड अमलगम करके उसको लगाया जाता है, ठीक है। और ये जो एजी वाला पार्ट है जो मैंने बताया, एजी और एचजी मिला के करते हैं, ये फिलिंग में करते हैं। ये तो अभी भी खूब यूज होता है। चांदी ऊपर से दिखाई नहीं देती है, लेकिन क्या फिलिंग, दांतों के अंदर फिलिंग होती है ना, केविटी बन जाती है जब, कि केविटी में से जो ब्लैकिश पोर्शन होता है उसको घिस के निकाल दिया जाता है। और फर्दर ध्यान से सुनना, केविटी जो बनती है दांतों के ऊपर, आपने देखा होगा केविटी जो यहाँ पे थोड़ी सी ना ब्लैकिश पोर्शन रहता है थोड़ा थोड़ा, तो उसको निकाल देता है डॉक्टर, खुरच खुरच के निकालता है। वो ब्लैकिश पोर्शन निकाले, इन्फेक्टेड होता है ना वो, तो इन्फेक्टेड पोर्शन निकाल देता है। अगर ऐसे ही खुला छोड़ देगा तो क्या होगा? फिर से इन्फेक्टेड हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या करेगा, यहाँ पे फिलिंग फिलिंग लगा देगा, उसको फिलिंग बोलते हैं। तो पक्की फिलिंग कर देंगे, तो उसके बाद, और उसके बाद एक कैप भी लगा देता है। कैप किस चीज की बनी होती है ये? सिरामिक होता है, सिरामिक, सिरामिक नाम सुना है आपने? सिरामिक की बनी होती है कैप, उसके ऊपर कैप लगा देते हैं, बिल्कुल कैप इसके ऊपर लग जाएगी तो दांत पूरा ऐसे लगेगा बिल्कुल कंप्लीट है, और अंदर से जो खाया हुआ रहता है कैविटी फिल हो जाती है, ठीक है। अमलगम समझ में आ गया? अभी अमलगम का अगर कभी कोई पूछता है तो अमलगम का मतलब है एनी मेटल मिक्स्ड विद मरकरी, क्या बोलेंगे उसको? अमलगम बोलेंगे। क्लियर? मैंने बताया था, शायद भूल गए होंगे, याद नहीं रखा होगा आपने। ये देखो, ये अमलगम Hg, कैथोड के ऊपर सोडियम के साथ में ये क्या करता है, सोडियम आयन एक इलेक्ट्रॉन लेके सोडियम मेटल बना लेगा और साथ में सोडियम अमलगम बनेगा। ओके भाई, बात समझ में आई कि नहीं? और यही यही सोडियम अमलगम क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, Hg वापस वापस रेडी फिर तैयार हो जाता है। Hg मतलब रिएक्शन में इन्वॉल्व होके और फिर वापस अलग अलग हो जाएगा, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड आपके पास आ जाएगा, H2 आ जाएगा। ये शायद मैंने बताया भी था जब वीडियो बनाया हूँ, तो आपकी 10th क्लास में, 10th क्लास के टाइम पे NaCl नमक याद है आपको? 3 बॉटल बनी हुई थी, एक में H2 था, एक में Cl था, Cl2 था, और एक में NaOH बनता है। ये सब सॉल्ट से बनता है, नमक से। वीडियो देखो, अच्छे से आएगा, डोंट वरी। ए बबलो, बबलो, ये एक बार लगाओ यार चार्जिंग पे, बैटरी डाउन हो रही है। आज फिर मैं शुरू कर रहा हूँ अभी वापस से। ये पीछे का पोर्शन जो मैं पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, वीडियो देखो, समझने की कोशिश करो। फिर वापस आ गए, अभी हम लोग ग्रुप 2 पढ़ने के लिए आज तैयार हैं।
ग्रुप 2 एलिमेंट्स आप सबको मालूम होगा। हाँ भाई पता है, बेरिलियम उस दिन डिस्कस किए थे, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम। बहुत ध्यान से देखना, फिर से मेरे ख्याल से उस दिन मैंने बता दिया था इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट में S2, सब में S2 ही बनेगा, ठीक है ना। ये ऐसे बनेगा 6S2 7S2, जो पीरियड होगा उतने S2, ठीक है। ये 2S2 ये है ना, अच्छा अच्छा वाला, लेकिन दिखता नहीं, सब बना देते। तो मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे आपको बताने की आवश्यकता है। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कुछ डिस्कस करता है। मैं जो बातें बताऊँ सिर्फ उतना, और हाँ जो मैंने आज वीडियो बनाया है उसके अंदर आप छोटे छोटे नोट्स बना लेना या हाइलाइटर लगा देना, और प्लीज़ लिख जरूर लेना। नहीं लिखोगे तो आपको याद नहीं होगा, लिख नहीं पाओगे एग्जामिनेशन में, आपको लगेगा कि हाँ मुझे आता है, लेकिन आप सचमुच लिख नहीं पाएंगे। और मैं ये जरूर बोलूँगा आपको कि ये सोडियम कार्बोनेट कैसे बनता है, ये मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है। ये चारों रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब बना लोगे आप, तो वापस सोडियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तब आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट मिलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर अलग हो जाता है। और साथ में जब आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना है, उसी के साथ में अमोनियम क्लोराइड भी बना हुआ है, और उसी अमोनियम क्लोराइड में हमने अमोनिया यूज़ किया था पहले, तो उसी अमोनियम क्लोराइड में हम लाइम वाटर यूज़ करेंगे, CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो वापस हमको अमोनिया मिल जाएगी। हम इसका रीयूज करेंगे फिर, ठीक है ना, क्योंकि हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट बनाने में हमने अमोनिया का इस्तेमाल शुरू में ही किया था। तो खर्चा होती है, लेकिन वापस हमको रिट्रीव कर लेते हैं, वापस हमको मिल जाती है। तो इस रिएक्शन पे याद रखना है, सारी रिएक्शन आपको लिखना है। लिखने में बहुत, याद करने में मुश्किल कुछ नहीं होती, सिर्फ एक आलस होता है जो आपको याद नहीं करने देता, लिखने का मन ही नहीं करता। अरे छोड़ो यार, कौन याद करे, बिल्कुल मत करो ऐसा। आप अपनी आदत बनाओ 12th के लिए, बहुत बढ़िया आप सीख जाओगे। सिर्फ एक बार लिखो, फिर सोचो उसके ऊपर, सोचोगे तब आपको फटाफट कर लोगे। ओके, तो अभी नेक्स्ट है अल्कलीन अर्थ मेटल्स। आपको कल मैंने बताया था अर्थ में पाए जाते हैं ये मेटल्स, इसलिए इनको अल्कली अर्थ मेटल बोलते हैं, रिएक्टिव होते हैं ये। और इसमें बता रहा है बेरिलियम पहला मेंबर है। मालूम है आपको सबको कि मैंने कल भी बताया था कि बेरिलियम हो या लिथियम हो या बोरोन हो, जितने भी फर्स्ट मेंबर हैं सभी के सभी ग्रुप के, दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। थोड़ा अलग हटके इनकी रिएक्शंस होती हैं, अलग अलग हटके इनके बिहेवियर हैं। दे डिफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स एंड शो डायगोनल रिलेशनशिप। कल भी मैंने बताया था, आज फिर से बता रहा हूँ, बेरिलियम किसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप बनाता है? एल्युमिनियम के साथ, ठीक है ना। मालूम होगा शायद ये बात तो आपको। बस देखो, बार बार एक ही बात को बता रहा है, एक्चुअली वो आपको याद करवाना चाहता है। एक ही चीज को बार बार मैं भी बार बार दिखा रहा हूँ आपको कि भाई रिलेशनशिप किसके साथ है? एल्युमिनियम के साथ। कल भी बताया था, आज भी बताया। एटमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलीन अर्थ मेटल आर शोन बिलो। अब कुछ चीजें, कुछ प्रॉपर्टी ये बताएगा, हम लोग उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। और मैं आपसे फिर बोलूंगा कि आप करना कुछ नहीं, आपको आप छोटे छोटे नोट्स बनाना। नोट्स बनाओगे तो आप बिल्कुल, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, पूरी किताब नहीं पढ़ना एग्जामिनेशन के टाइम पे। मूर्ख होगा जो एग्जामिनेशन के टाइम पे पूरी किताब पढ़ेगा। जो करना है अभी अच्छे से पढ़ाई करो, याद करो, पढ़ाई करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, और आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कितना लिखना है, उतना याद करो बस। पूरी लंबी लंबी कहानियां नहीं। केमिस्ट्री में याद रखना, कभी भी क्वेश्चन आते हैं तो या तो एक शॉर्ट नोट टाइप रहेगा, या क्या रहेगा, एनोमलस बिहेवियर, मतलब जो हट के बिहेवियर होता है ना, जो फिर उसके रीजन पूछेगा वो कि किसका क्या रीजन है। बस इस टाइप के क्वेश्चन 12th में तो यही रहेगा हमेशा। चलो अब एटमिक एंड आयनिक रेडियाई की बात करता है अर्थ मेटल की। डाउन द ग्रुप जाते तो क्या होता है? साइज इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप।
और अक्रॉस द पीरियड क्या देखते हो आप, अल्कली मेटल से और अल्कलिन अर्थ मेटल का जब रिलेशन देखते हो तो अल्कली मेटल क्या होते हैं, थोड़े से साइज में बड़े होते हैं, और अल्कलिन कैसे रहेंगे, थोड़े से छोटे रहेंगे, थोड़ा स्मॉलर साइज रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी शायद। क्यों होते हैं रीजन, हाँ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, उसमें प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी ज़्यादा होती है, तो अट्रैक्शन बढ़ जाता है। अच्छा, ये टेबल हमें बहुत कुछ सिखाएगी, अभी बहुत कुछ सिखाएगी, और मैं कल भी कुछ चीज़ें बताया था, आज फिर से बताने चल रहा हूँ। आप डाउन द ग्रुप जाएंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बात करूंगा मैं। अब यहाँ पे आप पढ़ रहे हो अल्कलिन अर्थ मेटल, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो बताना चाहता है फर्स्ट और सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसी रहेगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी 1757 देख रहे हो ना, डाउन द ग्रुप जैसे जैसे जा रहे हो आप, तेजी के साथ इसका साइज क्या हो रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती जा रही है। इसको छोड़ दो, ये तो रेडियम है, तो 965 तक आपने देखा, ये आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। याद रखना, जैसे जैसे साइज बढ़ता है आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, और हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, फिर हाइड्रेशन एंथैल्पी की डिक्रीज होती है। आपने पढ़ा था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम क्या था, सबसे ज्यादा लिथियम था, फिर उसके बाद सोडियम, फिर उसके बाद पोटेशियम, याद आया आपको। सेम वे यहाँ पे भी बेरिलियम की ज्यादा होगी मैग्नीशियम थे, मैग्नीशियम की ज्यादा होगी कैल्शियम थे, यही ऑर्डर फॉलो होगा। किसकी बात कर रहा हूं मैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी। कल आपने देखा था लिथियम की रिड्यूसिंग पावर खूब अच्छी खासी थी, है ना, वैसे यहाँ पे भी रिड्यूसिंग पावर आएगी आपको। कल आपने ये भी देखा था कलर कैसे इम्पार्ट कर रहे थे, अलग अलग कलर, याद आया आपको कुछ, कलर याद है किसी को। देखो, अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, लेकिन अब कर लेना। अच्छा, अब अल्कलिन अर्थ मेटल के बारे में बात मैं थोड़ा बता दूं कि अल्कलिन अर्थ में ये शुरू के 2 लोग कलर इंपार्ट करने में पार्टिसिपेट नहीं करते। देख लो पहले, कलर इंपार्ट करने में पार्टिसिपेट नहीं करते बिल्कुल भी, क्योंकि इनकी बॉन्ड आपस में स्ट्रांग होती है, ब्रेक नहीं होते जल्दी, आराम से ब्रेक नहीं होते। क्वेश्चन भी है ये कि भाई ये दोनों तो इंपार्ट नहीं कर सकते, ये तीनों करते हैं। 3 का मतलब है आई एम टॉकिंग अबाउट दिस 3, ये 3 इंपार्ट करेंगे, लेकिन ये 2 पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इस एक्टिविटी में। किसमें, कलर इंपार्ट करते हैं जब उनके ऊपर सूटेबल वेवलेंथ की लाइट छोड़ते हैं, सूटेबल वेवलेंथ। आई होप समझ रहे होगे आप लोग क्या बातें कर रहा हूं मैं। सूटेबल वेवलेंथ की जब लाइट उनके ऊपर छोड़ी जाएगी या एनर्जी उसके ऊपर डाली जाएगी, तो वो पर्टिकुलर कलर इंपार्ट करेंगे, लेकिन ये तीनों ही करते हैं, ये दोनों नहीं करेंगे। चलो देखते हैं, बहुत सारी बातें, इस टेबल को अगर ध्यान से देखोगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा। देखो, फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी के बारे में बात कर रहा है, याद रखना फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी कंपेयर करेंगे अगर एल्कली से, तो दोनों में फर्क नजर आएगा। एल्कली वाले की आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कंपैरेटिवली कम होती है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में, यहाँ 2 होते हैं। तो क्या अभी अभी मैं कुछ बताने चल रहा हूँ, उस दिन भी मैं आज फिर बता रहा हूँ कि आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट वाली अल्कली की कम होगी, और अर्थ मेटल, अल्कलीन अर्थ मेटल की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी। कौन सी बात कर रहा हूँ, फर्स्ट। लेकिन फिर जैसे ही सेकंड की बात आएगी, ध्यान से सुनना, अभी ध्यान से सुनने वाली बात है कि ये वाली सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी में क्या देखोगे कि अब ये एक इलेक्ट्रॉन इसका निकल चुका है, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद ये मेटल अब किस फॉर्म में आ चुका है, सपोज Mg1+, एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, लेकिन अभी भी प्रोटॉन कितने हैं, 12। तो अब इसका अट्रैक्शन बढ़ गया है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन खो के ये क्या करेगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा। लेकिन वहीं अगर मैं सोडियम की बात करूं, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद
पहले ही नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बना चुका है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। तो इसलिए क्या देखा, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा है, फर्स्ट ग्रुप की। हाँ, फर्स्ट ग्रुप की, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट ग्रुप की अल्कली की है ज्यादा। सॉरी, क्या लिख रहा हूं मैं, अच्छा फर्स्ट लिख रहा हूं, तो फर्स्ट लिखूंगा तो अल्कली की कम है और अल्कलीन अर्थ मेटल की ज्यादा है, ठीक है। लेकिन जब मैं सेकंड की बात करूंगा तो मुझे अल्कली की ज्यादा मिलेगी। क्यों, क्योंकि पहले नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में बदल चुका है, एक इलेक्ट्रॉन दे चुका है, ठीक है। और अल्कलीन अर्थ मेटल की ज्यादा है, क्योंकि थोड़ी कम है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देके अब वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा। ठीक है, ये यहाँ नहीं आ सकता हो, ठीक है। एक काम करो, उसने जितने भी क्वेश्चन किए ना, चेक करो ठीक से कर रहा है कि नहीं, और बोलो आज रहने दो, कल आ जाओ। हाँ जी। अच्छा, आयनिक रेडियस आप सबको पता है भाई, अल्कली से और अल्कली अर्थ मेटल से साइज आपको पता है, इसका साइज छोटा होगा। अक्रॉस द पीरियड जाते तो क्या होता है, साइज छोटा होता है ना, डिक्रीज होता है। तो आयनिक रेडियाई भी डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है, साइज तो बढ़ेगा। आयनिक रेडियाई की बात अगर कर, अच्छा ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, M2+ है इसीलिए। तो अब इसका साइज बता रहा है, बेरिलियम का साइज देखो, अगर मेटल का रेडियस देखोगे तो 111 पिकोमीटर है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन देते 31 हो गया, देखो देख रहे हो। फिर इसके बाद इसका साइज डाउन द ग्रुप जाते हो तो एक इसका शेल बढ़ गया, साइज बड़ा हो गया, इसका भी एक सेल बढ़ गया, बड़ा हो गया साइज, बड़ा हो गया साइज। सेम वे 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो सेकंड सेल का देखो। अब देखो फर्स्ट सेल से जब उसका जो आउटर मोस्ट शेल था पहले, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, और इसका बल्कि ये साइज बढ़ना चाहिए था इसका, लेकिन उसका भी साइज देखो कितना छोटा है, सेकंड वाले का उस फर्स्ट वाले से भी छोटा हो गया है, देख रहे हो ना आप। जबकि इसका साइज बड़ा है। तो कहने का मतलब, इलेक्ट्रॉन देने के बाद, शेल खत्म होने के बाद उसका साइज बहुत तेजी से कम होता है, ठीक है। डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बता रहा है। डाउन द ग्रुप जाओगे तो कम होता है। सबसे पहले तो ये जो पहला मेंबर है भाई साहब, ये पहला मेंबर जो है अलग ही शो करता है, बॉइलिंग पॉइंट 2745 है। फिर उसके बाद देखो क्या होता है, देखो 1363, 17, 16, 20, फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है इधर की तरफ। थोड़ा सा बीच में वेरिएशन रहेगा, जरूरी नहीं है कि एक ऑर्डर में ही रहे, क्योंकि यहाँ पे देखो थोड़ा अलग बिहेवियर शो कर रहा है, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है, केमिस्ट्री जरूरी नहीं है कि बिल्कुल मैथ्स की तरह चले, नहीं चलती। अब चलो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब रिडक्शन पावर। ध्यान से सुन लो, अगर आपको याद हो, मैंने बताया था लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट था, -3.04, याद है आपको। तो ये भी कम नहीं है, लेकिन उतना नहीं है, लिथियम जैसा बेरिलियम नहीं शो कर पाएगा। इसकी 1.97 है, ये भी माइनस काफी है ये भी। लेकिन अगर आप ध्यान दो, रिड्यूसिंग पावर बढ़ रही है, 2.36, 2.84, 2.89, 2.92। क्या देखते हो आप बाद में, सच पूछो तो रिड्यूसिंग पावर डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होती है, इंक्रीज हो रही है। तो आपको साफ समझ में आ रहा होगा कि ये रिड्यूस करने का मतलब क्या है, सामने वाले को इलेक्ट्रॉन देना इजीली। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाओगे साइज बढ़ता जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन इजीली दे सकता है। सबसे नीचे वाला बेरियम तो बड़े आराम से देगा ना। तो मेरी बात समझ रहे हो। तो रिड्यूसिंग पावर क्या देख रहे हो आप, रिड्यूस करेगा, कौन ज्यादा रिड्यूस करेगा बताओ, ये करेगा ना, इसके बारे में बात मत करो। 290 -292 का मतलब क्या है कि इसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है, इससे थोड़ी सी ज्यादा, थोड़ी सी ज्यादा। तो इस साइड में थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है, मतलब डाउन द ग्रुप जाओगे तो रिड्यूसिंग पावर क्या हो रही है, थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है।
देखो इस टेबल पे देखो, जिसको पढ़ना है, जिसको समझना है, अच्छी जानकारी चाहिए, इसमें घुसो, देखो, जानो, फिर आपको अच्छा समझ में आएगा। हर चीज पे आप डिस्कस करना शुरू कर दोगे। ठीक है, अब आ जाओ आयनिक एंथैल्पीज। ऑलरेडी हमने इस पे बात की, हमने बात कर ली इसके ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगा कि देखो क्या लिखता है और आपको क्या याद रखना है। Alkaline earth metals have low ionization enthalpies due to fairly large size of the atom. किससे किससे लार्ज? दरवाजा बंद कर लेना। नहीं, अल्कली से छोटा होता है, बाकियों सबसे बड़ा होता है। कहने का मतलब वो है उसका। अल्कलीन अर्थ मेटल किससे बड़ा होगा? बाकी राइट साइड वालों से, लेकिन अल्कली से तो छोटा ही होता है भाई। राइट साइड जा रहा है ना, भूल गए यार, लगता है तुम लोग कंफ्यूज हो गए ना। फर्स्ट अल्कली है, सेकंड कौन है? अल्कलीन। तो भाई अक्रॉस द पीरियड ऐसे जाओगे ना राइट साइड, तो राइट साइड क्या होता है? साइज छोटा होता है, बड़ा होता है? तो फिर तो छोटा, अल्कली से छोटा है, लेकिन बाकी सबसे फेयरली लार्ज साइज, बाकी सब एटम से बड़ा है। सिंस अब देखो, अब क्या क्या बातें कर रहे हैं, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। जब आप बहुत अच्छे समझ के पढ़ के छोड़ दो बेशक, क्योंकि आपकी समझ में आ चुका है, आप कभी भी पढ़ोगे ना दोबारा फटाफट समझ में आ जाएगा। सिंस एटॉमिक साइज इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, अब उस पर्टिकुलर ग्रुप की बात कर रहा है कि भाई ऊपर बेरिलियम है, नीचे मैग्नीशियम है और उसके नीचे कैल्शियम, ऐसे। सिंस एटॉमिक साइज इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, हाँ बिल्कुल, नीचे डाउन द ग्रुप जाओगे तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा। एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आयनेशन एंथैल्पी क्या होगी? कम होती चली जाएगी, डिक्रीजेज। ये बात समझ में आ गई? बात हो चुकी है हमारी। आयनेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप जाओगे क्योंकि साइज बढ़ रहा है, तो आयनेशन एंथैल्पी कम होगी। पहली बात। दूसरी बात, फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पीज ऑफ द अल्कलीन अर्थ मेटल आर हायर देन दोज ऑफ करस्पॉन्डिंग ग्रुप 1 मेटल। बात समझ में आ गई होगी। अल्कली मेटल और ये अल्कलीन अर्थ मेटल, अल्कलीन अर्थ मेटल और ये अल्कली मेटल। अब ध्यान से सुनना, इसकी जो फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी है, इससे क्या है, क्या बता रहा है? द फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कलीन अर्थ मेटल, अल्कलीन अर्थ मेटल की ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? एक तो उसका H2 भरा हुआ है, H2 भरने का मतलब है एक ऑर्बिटल तो कंप्लीटली फिल्ड है ना, और साथ में इसका साइज कैसा है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है कंपेयर, करस्पॉन्डिंग एटम की बात हो रही है, करस्पॉन्डिंग मेटल जो रहेगा उसकी बात हो रही है। अगर मैं यहाँ पे लिथियम की बात करूंगा तो मुझे यहाँ पे बेरिलियम की ही बात करनी है। तो क्या देखते हो, बेरिलियम का साइज छोटा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो कैसे भी इसका आयनेशन एंथैल्पी क्या होगी? ज्यादा। बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई? सब लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं सिर्फ बोले जा रहा हूँ। इन्वॉल्वमेंट चाहिए यार, आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा रखो। मैं देखो बहुत नहीं तो मुझे भी क्या है, मैं भी खड़ाखट बोल बाल के भाग जाऊंगा, मैं बता दूंगा हाँ भी मैंने तो पढ़ा दिया, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ यार, समझा करो। मैं एक लाइन आपको चबा डालो, बिल्कुल समझ जाओ बिल्कुल। ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पीछे, देखो टेबल के अंदर, लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ सो दैट आप समझो कि मेरी बुक में कैसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या देखा कि अल्कलीन अर्थ मेटल की ये एंथैल्पी हायर होती है, आयनेशन एंथैल्पी, ठीक है ना। फर्स्ट की बात कर रहा है, दिस इज ड्यू टू द देयर स्मॉल साइज। कौन स्मॉल साइज? अल्कलीन अर्थ मेटल, अल्कलीन अर्थ मेटल स्मॉल साइज का है, इसीलिए कंपेयर टू द करस्पॉन्डिंग अल्कली अर्थ मेटल, अल्कलीन अर्थ मेटल स्मॉल साइज का है कंपेयर टू अल्कली मेटल। यस, it is interesting to note that the second ionization enthalpies of the alkaline earth metal are smaller than those of the corresponding alkali metal। ये बात मैं बता चुका हूं पहले। ये अभी जब मैं टेबल में दिखा रहा था कि भाई सेकंड वाली में कहानी बदल जाती है, सेकंड वाली में अल्कली और अल्कलीन अर्थ मेटल में कहानी बदल जाती है, क्योंकि इसके आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, ये बिल्कुल नहीं रहता, ये नोबल गैस बन चुका है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन लेना बिल्कुल कैसा है? हाँ, जैसे शेर के मुंह से उसका निवाला छीनना। किसी की हिम्मत होती है? नहीं होती ना। तो यहाँ भी आप कुछ नहीं कर सकते। अल्कली अर्थ मेटल अगर एक इलेक्ट्रॉन दे चुका है तो बस अब बोलेगा भाई अब नहीं देता मैं।
क्योंकि मैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो चुका हूँ। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद अल्कलीन अर्थ मेटल जो है वो बोलता है भाई एक और ले लो, एक और लेते ही मेरा काम बन जाएगा, मैं भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाऊंगा। तो ये सेकंड वाली, इसलिए वो अपनी आयनेशन एंथैल्पी कम रखता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। एक्चुअली बहुत बताना पड़ता है यार, बहुत लंबी वीडियो हो जा रही है, लेकिन ठीक है। हाइड्रेशन एंथैल्पी अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि हाइड्रेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप जाओगे तो इंक्रीज होगी, सॉरी डिक्रीज होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फर्स्ट ग्रुप की तरह। सबसे ज्यादा बेरिलियम की होती है, उसके बाद मैग्नीशियम की, उसके बाद कैल्शियम की, ठीक है ना। बाकी मेंबर लाइक अल्कली मेटल द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कलीन अर्थ मेटल आयन डिक्रीजेस, बिल्कुल उसी की तरह डिक्रीज होती है। ये देख लो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम। तो ये इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, ध्यान दो। हाइड्रेशन एंथैल्पीज ऑफ अल्कली अर्थ मेटल आयन आर लार्जर देन दोज ऑफ अल्कली मेटल, ये आपको याद रखना है, ये एक्सेप्शन केस है। अरे भाई डाउन द ग्रुप तो कम हो रही है, वो सबको पता है, लेकिन अपने पड़ोसी, पड़ोसी इसका भाई जो है अल्कली अर्थ, अल्कली मेटल मतलब फर्स्ट ग्रुप वाले से जो करस्पॉन्डिंग मेटल्स हैं उनके साथ में क्या लार्ज है, मतलब ये अपने बाजू वाले से, फर्स्ट ग्रुप वाले से भी ज्यादा होगी इसकी क्या, हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्यों, रीजन क्या है, क्या रीजन है, स्मॉलर साइज, ठीक है। नंबर 1। अब आगे देखना, मजा आएगा, समझ में आएगा आपको। अगर उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है तो, अब ध्यान से सुनना, उसका इफेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, उसका इफेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। चलो हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा हो गई, तो जितनी ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी वो मेटल उतने, ये जो कंपाउंड बने, मान लो क्लोराइड बना हुआ है, ये 3 क्लोराइड है, मैग्नीशियम, कैल्शियम और, हाँ मैग्नीशियम कैल्शियम के बारे में बोल रहा है कि ये उतने ज्यादा हाइड्रेटेड होंगे, ठीक है। Thus, compounds of alkali earth metal are more extensively hydrated. हाइड्रेटेड ज्यादा हो, क्यों, उनके हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड देखो 6H2O है, कैल्शियम क्लोराइड भी 6H2O है, समझ में आ रहा है। और अब देखो इन्हीं के भाई जो बाजू में है फर्स्ट ग्रुप वाले, फर्स्ट ग्रुप में इसका भाई कौन है मैग्नीशियम का, सोडियम, और कैल्शियम का कौन है, बोलो, पोटेशियम। तो इनके बारे में देखो क्या बोल रहा है, बाजू में बोल रहा है, while NaCl and KCl do not form such hydrates। ये जो कंपेयर करके बताई जाती है ना चीजें, ये आपको याद रखना है। अगर आपने ये याद रखना शुरू कर दिया तो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, बहुत। और इसको स्ट्रांग होना और कोई तरीका नहीं है, छोटे छोटे नोट्स और बार बार पढ़ना। आप कितनी बार पढ़ते हो उतना तो आपको काम आएगा। और हाईलाइटर अभी लगा के रखोगे तो 12th के बाद भी अपनी किताब किसी को बेचना मत। 12th के बाद भी जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखोगे तो वहां पे आपको ये काम आएगा। सिर्फ हाईलाइटेड पोर्शन पढ़ोगे ना तो सारी बातें मेरी याद आ जाएंगी आपको कि हाँ सर ने कैसे कैसे पढ़ाया था। चलो फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। ये बातें क्लियर हो गई कि नहीं, बोलो भाई, सबको समझ में आ रहा है ना। एक तो अली नहीं आया, दूसरा कौन है, कौन गायब है भाई आज, 2 लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। कोई बता सकता है हु इज दैट? गर्ल्स तो रेगुलर है, खैर गर्ल्स हैं भी हमारे पास, 3 ही तो गर्ल्स हैं। चलो श्रेया समझ में आ रहा तुम्हें सब, श्रेया पक्का? बच्चे पढ़ना पड़ेगा, मुझे पता है बहुत से लोगों को पढ़ना पसंद नहीं है, 2 बार 3 बार पढ़ो उसको, बार बार देखो, आपकी फ्रेंडशिप हो जाएगी। बस फ्रेंडशिप होते ही आपको देखो कितना बढ़िया समझ में आएगा। चलो भाई आगे देखो क्या बोलता है।
अब ये फिजिकल प्रॉपर्टी में अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कलर इम्पार्ट करने वाले जो थे इसी में आएंगे, देखना। एल्कलिन अर्थ मेटल इन जनरल सिल्वरी वाइट कलर के होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, रिलेटिवली सॉफ्ट बट हार्डर देन अल्कली, मतलब अपने बाजू वाले जो अल्कली मेटल हैं उनसे थोड़ा सा हार्डर होते हैं। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम अपीयर टू बी समवट ग्रेइश कलर। आप गूगल में जाके इनके फिगर देख सकते हैं, इनके इनके जो है ना फोटो देख सकते हो आप फोटो देखो, अर्थ से कैसे निकलते हैं, किस टाइप के होते हैं मेटल, ये थोड़ा देखोगे तो आपको समझ में आएगा ग्रेइश कलर के कैसे कैसे होते हैं। कौन कौन? पहले दो मेंबर बेरिलियम और मैग्नीशियम, ठीक है। आगे क्या बोलता है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज मेटल्स आर हायर देन करस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल। अगर आप ध्यान दो तो आपको एक चीज लगेगा, पूरे चैप्टर में एक ही चीज दिखाई दे रही है, अल्कली अर्थ मेटल को अल्कली मेटल से कंपेयर किया जा रहा है, बस पूरे में। ऑब्जर्व किया हो कि नहीं? पूरे में सिंपली कंपैरिजन हो रहा है। अब यहाँ पे इसने क्या बताया? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बोल रहा है अल्कली मेटल से इनका थोड़ा सा कंपैरेटिवली हायर होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली थोड़ा सा हायर होता है। क्यों होता है? अभी थोड़ी देर पहले कुछ आंसर बताए थे, बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज। कौन है स्मॉल? अल्कली, हाँ, ग्रुप 2 अल्कली अर्थ मेटल, अल्कली मेटल से स्मॉलर साइज है, इनका साइज साइज छोटा होता है, राइट। तो आई होप समझ में आ रही होगी बात आपको। कहीं भी कोई दिक्कत आए प्लीज बात करो। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। द ट्रेंड इज हाउएवर नॉट सिस्टमैटिक। मैं अभी थोड़ी देर पहले और भी बताया था कुछ चीजें, कि ट्रेंड जब एक तरह से चल पड़ता है ना, तो ये मत सोचना कि वही ट्रेंड फॉलो करेगा। ट्रेंड जरूरी नहीं है कि फॉलो करे। बिकॉज ऑफ लो आयनाइजेशन एंथैल्पीज दे आर नॉट स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। लो आयनाइजेशन एंथैल्पी दे आर स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। मतलब एक चीज बताओ, जो इजीली इलेक्ट्रॉन देगा, ध्यान से सुनना, जो इजीली इलेक्ट्रॉन देता है वो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। ये बात पता है कि नहीं? अब आपको पता होगा डाउन द ग्रुप आते हो अल्कली मेटल में भी और अल्कली अर्थ मेटल में भी, दोनों की बात कर रहा हूं। जब आप ऊपर से नीचे आते हो, बेरिलियम से नीचे नीचे लेके बेरियम तक आते हो, ठीक है ना, और इधर सीजियम वगैरह से के बारे में बात करते हो, तो इन सब की आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम है, क्योंकि इनका आउटर शेल बहुत बड़ा है, न्यूक्लियस से बहुत दूर है, बड़े आराम से इलेक्ट्रॉन देते हैं। अब जब ये बड़े आराम से इलेक्ट्रॉन देंगे तो इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी उतनी ही ज्यादा है, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होगी क्या होगा? लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, देन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। क्यों इलेक्ट्रोपॉजिटिव इंक्रीज होगा? क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत बहुत कम होती चली जाएगी डाउन द ग्रुप। देखो, एक चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है सारी चीजें, सारी प्रॉपर्टी। मैं आपको एक एक लाइन में घुसा रहा हूं, पता है किस लिए? कि आपको पढ़ना है, समझना है, और कैसे एक दूसरे से कंपैरिजन करते हैं, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हमको पढ़ना है, कौन कौन सी चीजें हमें याद रखनी है। तो एक दूसरे से कंपेयर करके कैसे बता रहा है कि डाउन द ग्रुप जाओगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैसे बढ़ती है, ठीक है, यहां बता भी रहा, देखो, बेरिलियम टू बेरियम। ओके, तो आगे क्या बोलता है? कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम एंड बेरियम। अब ये तीनों की बात कर रहा है, ध्यान से सुनना। कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम और बेरियम, इन तीनों की दे इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ब्लैक ब्रिक रेड, ईंट वाला रेड होता है ना वो, क्रिम्सन रेड एंड एप्पल ग्रीन कलर। एप्पल ग्रीन समझते हो? आप में से कोई ऐसा है जिसको एप्पल ग्रीन नहीं पता? सब जानते हैं एप्पल ग्रीन। तो एप्पल ग्रीन कौन इम्पार्ट करता है? बेरियम। स्ट्रॉन्टियम कैसा होता है? क्रिम्सन। और ब्लैक रेड कौन देता है? ओ सॉरी, ब्रिक रेड, कैल्शियम। भाई भूल गए क्या? हाँ, तो मैंने आपको बताया भी था, ये तीन लोग ही हैं, तीन ऐसे मेटल हैं जो कलर इम्पार्ट करेंगे, शुरू वाले नहीं करते। क्यों? अब ध्यान से सुनना, ये आगे बता भी रहे हैं।
इनफ्लेम द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल। अब ध्यान से सुनना, मैंने कल उस दिन भी बताया था आपको मेटल या अपने अल्कली अर्थ मेटल के बारे में, जब आप उनके ऊपर फ्लेम डालते हो, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे, हायर एनर्जी लेवल में जाएंगे, और फिर जब वो रेडिएशन को डिक्रीज करते हुए आते हैं, रेडिएशन छोड़ते हुए आते हैं, कहाँ पे, विजिबल रेंज में आते हैं, विजिबल लाइट में आते हैं, तब वो कलर हमको दिखाई देगा। तो पहले तो वो कहाँ जाता है, हायर एनर्जी लेवल पे जाते हैं इलेक्ट्रॉन। कौन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो इन फ्लेम द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल एंड व्हेन दे ड्रॉप बैक टू द ग्राउंड स्टेट, जब वो ग्राउंड स्टेट में आते हैं तब क्या करेंगे, एनर्जी इज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ विजिबल लाइट। तो वो जो एनर्जी है वो हमें विजिबल लाइट की तरह दिखाई देती, कलर दिखाई देता है। द इलेक्ट्रॉन्स इन बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर टू स्ट्रांगली बाउंड। अभी मैंने क्या बताया था, बेरिलियम और मैग्नीशियम, इन दोनों के जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो सॉरी बॉन्ड, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली बाउंडेड हैं। इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, स्ट्रांगली बाउंडेड होते हैं, किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ। न्यूक्लियस उनको छोड़ता नहीं इलेक्ट्रॉन को जल्दी, जब जल्दी नहीं छोड़ेगा तो जाएगा ही नहीं, और जब जाएगा नहीं तो आएगा क्या, हैंस दीज एलिमेंट्स डू नॉट इम्पार्ट एनी कलर टू द फ्लेम। बात, मेरी बात समझे कि नहीं, अरे बोलो यार। उनकी एनेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा होने का मतलब है उनको फ्लेम्स ऊपर लेके नहीं जा पाती, हायर एनर्जी लेवल पे नहीं ले जाती, और जिसकी वजह से जब वो जाएगा नहीं तो आएगा ही नहीं, बात खत्म। सो द फ्लेम टेस्ट फॉर, अब ध्यान से सुनना, ये बताना चाहता है अगर आपके पास कोई मेटल है, आपको पता है सेकेंड ग्रुप का, लेकिन एग्जैक्टली क्या है आपको नहीं पता, सबके कलर एक जैसे होते हैं, तब ऐसे में क्या, फ्लेम में मान लो कैल्शियम के ऊपर आप वो फ्लेम डालते हो, तो एक्साइटेड होके जब इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जाएगा और अगर ब्रिक रेड शो करेगा तो आप क्लियरली बोल सकते हो कि भाई ये कैल्शियम है, और अगर क्रिम्सन कलर देता है तो आप बोलोगे स्ट्रोंटियम है, और अगर एप्पल ग्रीन कलर देगा तो आप बताओगे कि वो बेरियम है। तो ये टेस्ट में भी काम आता है, ठीक है ना, मेटल का टेस्ट करते हो तो आप, समझ में आ रहा है कि नहीं भाई। द फ्लेम टेस्ट फॉर कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम इज हेल्पफुल इन देयर डिटेक्शन इन क्वालिटेटिव एनालिसिस। दो तरह के एनालिसिस होते हैं, अभी से सुन लो, क्वालिटेटिव और क्या होता है, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव कैसे मालूम तुम्हें, अच्छा अच्छी बात है। तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दो चीजें हैं। तो क्वांटिटी वाले में तो हमेशा मेजरमेंट रहेगा, क्या बन रहा है, कितना बनेगा, वो सब बताएगा, और क्वालिटेटिव में जो उसकी प्रॉपर्टीज होंगी ना, कलर वगैरह, क्या बनेगा, कैसे क्या बनेगा, क्या क्या प्रेसिपिटेट होगा, वो सारी क्वालिटेटिव में आते हैं। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव आपको आएगा समझ में, आने तो दो, अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत कुछ पढ़ेंगे हम, डोंट वरी। तो ये बात समझ में आ गई, एस्टिमेशन होता है इसका। सो द अल्कलीन अर्थ मेटल लाइक दोज ऑफ अल्कली मेटल हैव हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटीज। समझ में आया कि नहीं, बात समझ में आई कि नहीं भाई, क्या बता रहा है कि इनकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रिकल और थर्मल, विच आर टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल। मेटल में तो ऐसे भी होता है इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल थर्मल दोनों पता है ना भाई, आग वगैरह में डालोगे तो पूरा का पूरा गर्म हो जाएगा। और अभी आप बहुत कुछ पढ़ने वाले हो मैग्नीशियम के, खास करके मैग्नीशियम के बारे में, मैंने आपको कल भी बताया था, मैग्नीशियम एलॉय, मैग्नीशियम एलॉय बहुत स्ट्रांग होता है। चलो ये तो थे इनके केमिकल सॉरी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब आ जाओ इनके बारे में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी, जो बहुत यूजफुल है। और मैंने कल आपको बताया था सोडियम सोल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया, आपको अगर याद हो, सोल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया, अल्कली अर्थ सॉरी अल्कली मेटल भी अमोनिया के साथ में रिएक्शन करता था। यहाँ एक्स वाई एज इट इज है, लेकिन फर्क सिर्फ ये होगा कि जो M है ये अल्कली मेटल में M+ बनता था, लेकिन आज ये M2+ बनेगा। इससे थोड़ी सी इक्वेशन में बदलाव आएगा, वो बदलाव और कहीं नहीं, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जब वो M2+ बनेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे देखो +1 था वहाँ, तो यहाँ +2 है।
ये 2 बदलाव आएंगे, बाकी सब एज इट इज, बाकी सब एज इट इज। देखो इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन है 2, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ रहा है तो यहाँ +2, बस यही है और कुछ भी बदलाव नहीं है, बाकी सब वही का वही है। और ये भी डीप ब्लू, अब ये ब्लैक भी बनाएगा, डीप ब्लू ब्लैक मतलब थोड़ा डार्क रहता है कलर ये, ठीक है। ये भी कलर देगा आपका अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी डीप ब्लू ब्लैक कलर जो दे रहा है वो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये बात याद रखना, ये क्वेश्चन मैडम हो सकता है दे दें। मैडम ने आज नहीं क्लास ली, नहीं, चल ऑन कर दिया, थैंक यू, बता दिया करो। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर, तो एयर की बात करने का मतलब मैंने आपको क्या बताया, ऑक्सीजन भी हो सकता है और नाइट्रोजन भी हो सकता है, दोनों, और साथ में दूसरा वाटर है ही। क्या क्या होगा इसके साथ, चलो गौर से देखते हैं। यहाँ बता भी रहा है BeO बनाता है और साथ में Be, इसका कलर बार बार चला जा रहा है। अगर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है तो BeO बनाता है और नाइट्रोजन के साथ Be2N2, B3N2, ये तो पता है ना कैसे बन रहा है भाई, बी की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है और N की 3 है, तो क्या बनेगा ये B3N2, मालूम है ना। तो ओके, अब क्या बोलता है, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर काइनेटिकली इनर्ट टू ऑक्सीजन, काइनेटिकली इनर्ट टू ऑक्सीजन एंड वाटर बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड फिल्म ऑन देयर सरफेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझ में आनी चाहिए आपको। ये बता रहा है पूरा का पूरा ऑक्साइड नहीं बन पाता, सिर्फ उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है। एल्युमिनियम का भी यही हाल है, ध्यान से सुन लो, अभी से पी ब्लॉक में पढ़ाऊंगा तब आएगा समझ में। ये क्या करता है, ऊपर एक ऑक्साइड की फिल्म बना लेगा, वो इसको प्रोटेक्ट करता है, किसको, बेरिलियम को और मैग्नीशियम को। तो जो ऊपर की लेयर बनती है, सच पूछो तो ऑक्साइड तो वो भी होता है, लेकिन वो फर्दर ऑक्सीडेशन होने से बचाता है। अंदर वाले ऊपर की सरफेस ऑक्साइड फिल्म जो डिपॉजिट हो जाएगी, लेकिन पूरे को ऑक्साइड नहीं होने देगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आपको। लेकिन अब एक चीज बताओ, ये तो तब है जब वो एक सॉलिड बड़ा सा पीस रहे, तो ऊपर की लेयर हो जाएगी। अब अगर आप पूरे को पाउडर बना दो, क्या बना दो, हाउएवर पाउडर्ड बेरिलियम, अब पाउडर बना दोगे तो क्या होगा, उसकी तो बेचारे की सरफेस ही खत्म हो गई, उसके बाद बचा क्या सरफेस। अगर पाउडर है पूरा तो सब पे ऑक्साइड फॉर्म होगा ना, तो इवन उसको बर्न करोगे तो बर्न भी होता है। अगर आपको याद हो 10th क्लास में आपने मैग्नीशियम रिबन बर्न किया था, याद है, भूल गए, MgO बनाया था, फिर उसमें पानी डाला था, याद है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया था, भूल गए सब, कोई बात नहीं, हम आपको याद दिलाएंगे, हम आपको याद दिलाएंगे सब, चिंता ना करो। तो यहाँ क्या बता रहा है कि अगर सॉलिड पीस है तो ऑक्साइड की फिल्म बनाएगा, ठीक है, उसकी सरफेस के ऊपर। कोई कुछ बोलना चाहता है लगता है, कोई कुछ बोलना चाहता है, भार्गव, भार्गव कुछ कहना चाहते हो। अच्छा ठीक है, आवाज आ रही है उसका कुछ, कभी दूरी की वजह से आप बोल नहीं पा रहे हो कुछ भी। आपको मजा आ रहा है कि नहीं भार्गव, क्यों प्रशांत, भार्गव, चलो भाई, अब जो पाउडर्ड बेरिलियम बर्न ब्रिलियंटली ऑन इग्निशन ऑफ एयर टू BeO, एयर का मतलब है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा तो BeO बनाएगा, साथ में Be3N2 भी बनाएगा, नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्शन करेगा। और मैग्नीशियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड बर्न विद डैजलिंग ब्रिलियंस इन एयर टू गिव MgO, बताया था अभी थोड़ी देर पहले। एंड और ये भी नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन करके Mg3N2 बनाएगा। ये दोनों बातें समझ में आई कि नहीं, ये दोनों ही ऐसे हैं जो जिनके अंदर ये प्रॉपर्टी है बेरिलियम और मैग्नीशियम के ऊपर कि सरफेस ऑक्साइड फॉर्म करके बचाती है, और अगर आप उसको पाउडर करके बर्न करते हो एयर में तो MgO बनती है या रिबन बना के
या BeO बनती है, और नाइट्रोजन के साथ में Be3N2 फॉर्म करता है, और ये Mg3N2। ये बातें कोई चीज ऐसी है जो समझ में कम आ रही है। और कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम आर रेडिली अटैक्ड बाय एयर। ये तीनों ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव उन दोनों से, फटाफट अटैक होता है इनके ऊपर एयर का, ठीक है, अनफॉर्म ऑक्साइड एंड नाइट्राइड। ये तो बहुत जल्दी ऑक्साइड और नाइट्राइड बनाएंगे। दे ऑल्सो रिएक्ट विद वाटर विद इंक्रीजिंग विगर इवन इन कोल्ड टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड। तो ये बता रहा है कि पानी के साथ मिलके हाइड्रोक्साइड बड़े आसानी से बनाते हैं। कौन? कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, और कौन था भाई तीसरा? बेरियम। ठीक है ना। तो अब आप एक चीज बताओ मुझे, मैं तुम्हें थोड़ा आंसर करना सिखाऊं। आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। इसमें क्या बताना है? सिंपली ये बताओ कि भाई बेरिलियम और मैग्नीशियम के बारे में बताओ कि BeO और Be3N2 बनता है, बस। और MgO और Mg3N2। इतनी कहानी में इतना ही बताओ बस, ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है बताने की। और इन तीनों के बारे में बताओ कि भैया फटाफट पानी के साथ में रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड देते हैं, बस। इतनी लंबी कहानी आपको नहीं लिखना है। जो मेन पॉइंट है, जो आपका एग्जामिनर चाहता है कि आपको पता होनी चाहिए, वो दो बस। बहुत ज्यादा कहानी स्टोरी मत लिखो, आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या बोलना है। रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हेलोजन्स। हेलोजन, हेलोजन का मतलब है कि जितने भी हेलाइड फॉर्म करेगा वो किस टाइप के करेगा। ध्यान से देखो, बहुत इजी है, सिंपल है, मुश्किल नहीं है। ये क्या बताता है? ऑल द एल्कली अर्थ मेटल कंबाइन विद हेलोजन। बता रहा, सब की बात कर रहा है, सब बनाते हैं। देखो BeCl2, मालूम है? मालूम है कि नहीं? और कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, मैग्नीशियम भी ऐसे ही बनाता है। BeCl2 बड़ा चालाक है। चालाक तो नहीं है, बेचारा है, छोटा है। छोटे होने की वजह से ये बेचारा ऐसा बनाता है BeCl2, पता है, लीनियर। इसके ऊपर कोई लोन ओन पेयर कुछ नहीं होता है, बैंड वैंड नहीं होता है। लेकिन आप मुझे बता सकते हो, ध्यान से सुनना बे सभी लोग, क्या आप बता सकते हो मुझे कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या नहीं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना। देखो बेरियम का, सॉरी हाँ, बेरिलियम का ऑक्टेट बनता ही नहीं बेचारे का। इसके 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन है, बस 4 हो पाते हैं, बस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहता है। और इसीलिए इसको हमेशा क्या बोलते हैं? लुईस एसिड। क्या बोलते हैं? बेचारा इलेक्ट्रॉन के चक्कर में पड़ा रहता हमेशा कि भैया कोई दे दो। और फिर कभी कभी क्या करता है? क्या करता है ये? क्या करेगा? अपने भाइयों के साथ बैठेगा आराम से, बोलता भाई अपने बस का नहीं है दूसरों से लड़ना, हम सब इकट्ठे रहेंगे ऐसे। ठीक है, मतलब कुछ इस तरह से बनाएगा ये, देख रहे हो आप? तो ये ऐसे बना लेगा। तो अब इसकी, अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना जो, अब आप देखोगे कि आप इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम हो जाती है, पता है? रुको दिखाता हूँ यार, कहीं होगा जरूर। है हेलाइड, ये देखो BeCl2 दिख रहा है कि नहीं? बोलो भाई। इसको बोलते हैं चेन स्ट्रक्चर। ये सब सिर्फ और सिर्फ एक कारण से बनाता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसकी सॉलिड स्टेट में बेरिलियम क्लोराइड जो है सॉलिड स्टेट में चेन स्ट्रक्चर बनाएगा। अभी आएंगे इसके ऊपर भी आप। चलो पहले देख लेते हैं आज की कहानी क्या है। तो हेलोजेंस के साथ में कैसे बनाएगा? मेटल होगा और X2 मतलब वही Cl2 Br2 जो भी होगा, ठीक है, उनके साथ में रिएक्शन कराएगा तो MX2 बनेगा। ये तो पता है, पता है तो। लेकिन अब साथ में एक चीज और बोलता है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ, ये देख रहे हो, देख लो इसको पहले, NH4 twice BeF4 is the best route for preparation of BeF2। ये देखो यहाँ ध्यान से सुन लो भाई,
ये फ्लोराइड की बात करता है। BeF2 अगर हमें बनाना है तो सबसे छोटा तरीका ये है, इसको आप क्या करो, डिकम्पोज करो, हीट करो। हीट करोगे तो डिकम्पोज होके BeF2 मिलेगा। एंड BeCl2 इज कन्वीनियंटली मेड फ्रॉम द ऑक्साइड, वो ऑक्साइड से बन जाता है जैसे ये बन रहा है। BeO से कोक में क्लोरीन साथ में रहेगी, क्लोरीन गैस पास करेंगे ऊपर से, देख लो 600 to 800 केल्विन, इतनी टेम्परेचर पे क्लोरीन पास करेंगे कोक में, कोक के साथ जला के, तब आपको ये कार्बन क्या करेगा, ऑक्साइड खींच लेगा। याद रखना कोक के साथ जलाने का एक ही तरीका, एक ही कारण होता है, रिड्यूस करना। रिड्यूस करने का मतलब ऑक्सीजन छीन लेना। अब कोक क्या करता है, दो तरीके से, या तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा या तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बना के निकल जाएगा ऑक्सीजन लेके, और अब आप क्या करोगे, Cl इसके साथ आ जाएगा, BeCl2 बन जाएगा। तो इसका रिडक्शन हुआ Be का, Be का रिडक्शन होके ऑक्सीजन चला गया और क्लोरीन आ गया। तो यहाँ पे क्या देखा आपने, फिर से एक बार देख लेते हैं इसको। इसके बारे में नॉर्मल बता रहा है, MX2 बनाएगा, पहली बात। और दूसरी बात, अब जो छोटे वाले हैं BE की बात कर रहा है, BeF2 और BeCl2, ये दो सिर्फ छोटे वाले हैं, उनकी बात कर रहा है ये। तो अगर आपको BeF2 बनाना है तो इसको आप डिकम्पोज करवा लो, या तो आपको BeCl2 बनाना है तो BeO के थ्रू आपको क्लोरीन के साथ में और कार्बन के साथ रिएक्शन, कार्बन के साथ रिएक्शन का मतलब है कोक में जलाना। कार्बन को इसको क्या करना है, BO को बर्न करोगे कार्बन में, तो कार्बन क्या करेगा, इसका ऑक्साइड लेके चला जाएगा, ऑक्सीजन लेके चला जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा और साथ में इसको क्लोरीन दे देगा। समझ में आ रहा है सबको? मैं देखो बहुत टाइम दे रहा हूं, मुझे नहीं लगता आपको इतना समय दिया जाता होगा, स्कूल में दिया जाता है? हाँ, तो मैं दे रहा हूं तो थोड़ा सा देखना, पढ़ना बस, और करना कुछ नहीं है। आप दोस्ती करने की कोशिश करो अपनी किताब के साथ बस, फिर देखो आपका जब दोस्त बन जाएगी ना तो आपको मजा आ जाएगा। आप किताब से भागो मत, इससे अच्छा कोई दोस्त नहीं है, पता है। आगे देखो, ऑल द एलिमेंट एक्सेप्ट बेरिलियम कंबाइन विद हाइड्रोजन, देखो कितना बढ़िया बताया उसने, बोल रहा है कि बेरिलियम को छोड़कर बाकी सब के सब हाइड्रोजन के साथ में हीट करने पे हाइड्राइड बनाते हैं। और क्या बनाते हैं, MH2। M का मतलब मेटल, वैलेंसी 2 है, H की 1 है, तो क्या बनाएंगे, MH2 ही बनाएंगे ना। ठीक है, हाँ। अब बेरिलियम को तो उसने छोड़ दिया, लेकिन बोल रहा है, अब आगे क्या बोलता है कि BH2 however can be prepared by the reaction of BCl2 with LiAlH4, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ये, याद रखना। क्या है ये, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, अभी से याद कर लो, LiAlH4, LiAlH4 बहुत 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 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग है, अभी से याद रखोगे, 12th में बड़े मजे करोगे, नहीं तो 12th में याद हो जाएगा। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत रिड्यूस जैसे ही कुछ करवाना होगा, फटाफट हम LiAlH4 लगाएंगे। तो यहाँ पे भी हम लोग LiAlH4 क्या कर रहे हैं, इसको रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करने का मतलब है क्या, क्लोरीन निकलेगा, H आएगा, H का एडिशन को क्या बोलते हैं, वो भी रिडक्शन ही है, रिडक्शन करवा रहे हो, तो रिडक्शन करने का मतलब H का एडिशन करा दोगे, BH2 बन जाएगा। याद है, AlCl3 यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको, AlCl3 भी मोनोमर की फॉर्म में नहीं रहता, ये भी डाइमर की फॉर्म में रहता है, एक दिन बताया था शायद, अगर याद तो आपको तो। हाँ, पॉलीमर तो नहीं, डाइमर बोलेंगे इसको, दो है ना ये, तो ये दो। P ब्लॉक में देखो, अगर आप पर किताब रखी हुई है तो आपके बुक में निकाल के देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। मेरे सामने भी रखी हुई है किताब। पेज नंबर मेरी बुक में 311 है, 311 है ना।
किसी की नई बुक होगी तो पेज नंबर आगे पीछे हो सकता है, छोड़ दो कोई बात नहीं। ये टेबल होगी, उसके बाजू में एक छोटी सी हेडिंग है केमिकल प्रॉपर्टीज। 13 ग्रुप है शायद, ये 13 ग्रुप, एल्यूमिनियम 13 में ही तो होता है ना, ठीक है। अब है एसिड के साथ में रिएक्शन। जितने भी मेटल हैं, द अल्कलीन अर्थ मेटल रेडली रिएक्ट विद एसिड लिबरेटिंग डाइहाइड्रोजन। 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, आपको मालूम होगा जिंक ग्रेन्यूल में आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाले थे तो आपको क्या मिला था, क्या मिला था, H2 गैस मिली थी और साथ में जिंक क्लोराइड मिला था, ZnCl2। यहाँ 2 लगा दो बस, खत्म। तो चलो जिंक तो नहीं डाल रहे, यहाँ पे जिंक नहीं डल रहा है क्योंकि ये जिंक, क्योंकि वो उसका ग्रुप नहीं है, लेकिन इसका ग्रुप है। सेकेंड ग्रुप में जितने भी मेटल हैं हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ में सेम रिएक्शन करेंगे, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मल्टीपल चॉइस वगैरह में पूछा जाता है। ओके, लो जी, एक बहुत बढ़िया चीज आ गई, रिड्यूसिंग नेचर। सच पूछो तो ये मैं बता के आया हूं, अभी अभी बता के आया हूं कि नहीं बताओ। जब मैं टेबल पढ़ा रहा था, टेबल, तो उनका रिड्यूसिंग नेचर नहीं बताया था, माइनस कितना कितना उनका नंबर था, है ना। तो उनका रिड्यूसिंग नेचर बोल रहा है कैसा है। अब रिड्यूसिंग नेचर मैं ऐसे ही बता दूं आपको, कौन कितनी जल्दी रिड्यूस करेगा, मतलब कौन इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा उसका वो ज्यादा उसके अंदर रिड्यूसिंग पावर है। अब आप खुद ही समझ गए होंगे कि कौन इजीली देगा इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ चलो देखते हैं क्या बोलता है। लाइक अल्कली मेटल, ये भी देखो अल्कली मेटल से ही तुलना कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। द अल्कलीन अर्थ मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। बिल्कुल अल्कली वाले भी स्ट्रॉन्ग थे, ये भी स्ट्रॉन्ग है। एक मिनट भाई, भाई अली की हेल्प कैसे होगी, सुधांशु रिकॉर्डिंग। चलो रिड्यूसिंग नेचर, अली कोई डाउट हो तो आप मुझे फोन करके पूछ सकते हो, ठीक है। चलो इशू, क्योंकि नेट का इशू तो मैं ठीक नहीं कर सकता हूँ और पूरी क्लास को कैंसिल भी नहीं कर सकता। तो लाइक अल्कली मेटल द अल्कलीन अर्थ मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये बात आप खूब अच्छे से जानते हो, कई बार पढ़ चुके हो। दिस इज इंडिकेटेड बाय लार्ज नेगेटिव वैल्यूज ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल। याद आ रहा है आपको, रिडक्शन पोटेंशियल ई नॉट वैल्यू। अब आपको खूब अच्छे से समझ में आ रहा होगा ई नॉट का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है। और अभी तो शुरुआत है। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की के बारे में अच्छे से समझ जाता है, रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में, वो उसकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाती है। However, their reducing power is less than those of their corresponding alkali metal। ये इंपॉर्टेंट है। कैसे याद रखोगे, याद रखने का तरीका बता दूं। अब आपके सामने आ गया, कोई पूछ लिया कि भाई रिड्यूसिंग पावर फर्स्ट ग्रुप की ज्यादा है सेकंड ग्रुप की, तब क्या बताओगे आप। दो चीजों के बारे में बोल देगा कोई बाजू बाजू वाले का, एक कैल्शियम और एक पोटेशियम, कौन है रिड्यूसिंग ज्यादा, तो आप बताएंगे ये वाला है, क्योंकि यही है। लेकिन याद कैसे रखना है, तो अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो चीज याद रखने वाली है, सुनना बहुत ध्यान से। मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग है फ्लोरीन ऊपर टॉप में, जिसकी मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू है, और सबसे नीचे है मोस्ट रिड्यूसिंग पावर, जिसकी वैल्यू मोस्ट नेगेटिव है। तो जब आपको पता है कि लिथियम है, और लिथियम कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, बस इतना याद रखो कि फर्स्ट वाला लिथियम है और सबसे ज्यादा है, इसका मतलब अपने पड़ोसी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इनके जितने भी पड़ोसी आपस में करस्पॉन्डिंग एल्कली मेटल्स, उनकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है। याद रहेगा, ओके। करस्पॉन्डिंग बेरिलियम हैज लेस नेगेटिव वैल्यू कंपेयर टू देयर एल्कलीन अर्थ मेटल्स। मतलब ये क्या बता रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग से कहानी बता रही बेरिलियम के बारे में, कि इसकी वैल्यू लेस नेगेटिव है, जबकि क्या शो होना चाहिए था, ज्यादा।
क्या शो होना चाहिए था? ज़्यादा, लेकिन इसकी कम होती है। हाउएवर इट्स रिड्यूसिंग नेचर इज ड्यू टू लार्ज हाइड्रेशन एनर्जी, तो लेकिन ये भी रिड्यूसिंग है क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, इसलिए ये भी रिड्यूसिंग नेचर रखेगा विद द स्मॉल साइज ऑफ Be2+। और जितना छोटा होता है उतना ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है, तो पता है आपको, तो उसकी वजह से भी ये रिड्यूसिंग नेचर अख्तियार करेगा ऑन एंड रिलेटिवली लार्ज वैल्यू ऑफ द एटमाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मेटल। तो एटमाइजेशन एंथैल्पी भी ज़्यादा है और हाइड्रेशन एंथैल्पी भी ज़्यादा है, उसकी वजह से ये रिड्यूसिंग कैरेक्टर अपना, क्योंकि रिड्यूसिंग कैरेक्टर किस पे डिपेंड करता है? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, और क्या 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 है बताओ, और आयनाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, आयनाइज भी तो करना होता है ना लास्ट में। तो ये भी हो गया रिड्यूसिंग नेचर। सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया हो गया, समझ में आ गया होगा शायद। अरे यार 1 घंटा हो गया, तो चलो इसके यूजेस देख लेते हैं। बस आज इतना ही काफ़ी रहेगा, ठीक है। कल मैं यहाँ से शुरू करूँगा। ठीक है, हो जाएगा ये भी, कल मैं ख़त्म करूँगा इसको। कल ये क्या है, बहुत बड़ा है अभी भी, 1 दिन में होगा कि 2 दिन में मुझे नहीं पता, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। बोले सुबह नहीं यार, मूड खराब, आप तुम लोग खुद ही बताओ, मुझे खुद ही बताओ, इसको खुद भी पढ़ सकते हो, उसमें कुछ है नहीं। बेरिलियम इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ एलॉयज, बेरिलियम के एलॉयज बनते हैं। कॉपर बेरिलियम एलॉयज आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ हाई स्ट्रेंथ स्प्रिंग। हाई स्ट्रेंथ स्प्रिंग की का मतलब समझते हो? बहुत लोड लेने वाले स्प्रिंग जो बनते हैं ना गाड़ियों में, वो सब बनते हैं। मेटेलिक बेरिलियम यूज फॉर मेकिंग विंडोज ऑफ एक्सरे ट्यूब, हाँ ये भी बहुत अच्छे काम की चीज है, यही विंडो लगाई जाती है उसके अंदर। इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, वो एक्सरे इस पे इफेक्ट नहीं डालता। मैग्नीशियम फॉर्म एलॉयज विद एल्यूमिनियम, जिंक, मैग्नीज एंड टिन, ध्यान से देख रहे हो कि नहीं? अब बेरिलियम की बात छोड़ के मैग्नीशियम की बात करता है, मैग्नीशियम भी एलॉय बनाता है। इसके एलॉय क्यों अच्छे होते हैं? क्योंकि मैग्नीशियम से भी हार्ड हो जाता है इसका एलॉय, बहुत बढ़िया होता है, मेल्टिंग पावर हाई हाई हो जाती है इसकी, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट, और स्ट्रेंथ जो होती है, स्ट्रेंथ मास रेशो, जानते हो कि नहीं आप लोग इस चीज को? या मास की जगह मैं वेट लिख दूं तो ज्यादा अच्छा है, बात समझ रहे हो? स्ट्रेंथ वेट रेशो, मतलब स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, वेट कम होता है। तो गाड़ियों वगैरह में, गाड़ी में आपको क्या चाहिए? गाड़ी खुद ही भारी होगी तो माइलेज देगी क्या? गाड़ी अपने आप को ढो रही होगी, तो गाड़ी हर कोई कैसी चाहता है? लाइट वेट हो, लोड उस पर ज़्यादा डाल सकें, तो इस ऐसे में क्या होगा, ऐसे एलॉय का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम फॉर्म एलॉयज विद एल्यूमिनियम, जिंक, एल्यूमिनियम के साथ भी बनाता है, जिंक के साथ, मैग्नीज के साथ और टिन के साथ भी। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम एलॉय बीइंग लाइट इन मास आर यूज फॉर एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन, मैंने आपको बताया था उस दिन, बताया था ना एक दिन, एयरक्राफ्ट में बहुत यूज होता है मैग्नीशियम एल्यूमिनियम एलॉय। व्हील वगैरह इसी से बनते हैं, लाइट वेट होते हैं और बहुत मजबूत एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन में। मैग्नीशियम द पाउडर एंड रिबन यूज इन फ्लैश पाउडर्स एंड बल्ब्स, ठीक है। इंसेंडियरी बॉम्ब्स, इंसेंडियरी बॉम्ब समझते हो? इंसेंडरी का मतलब शायद नहीं जानते होंगे, एनीबॉडी? इंसेंडरी वो मटेरियल होता है जो आग लगाता है, जो फायर क्रिएट करता है, ठीक है, मतलब आग लग जाए, एक्सप्लोजन के साथ साथ क्या लगना चाहिए? आग लगनी चाहिए। तो और बॉम्ब एंड सिग्नल, सिग्नल समझते हो क्या होता है? हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, क्या होता है ये एक्चुअली, मैं तभी कुछ ये बता दूं मैं। तो वो क्या होता है? सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा तो समझ जाना किस चीज़ की बात हो रही है, एंटासिड की बात हो रही है, देखो एंटासिड इन मेडिसिन।
मैग्नीशियम कार्बोनेट इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ टूथपेस्ट। टूथपेस्ट में क्या होता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट। याद करो 10th क्लास में, ध्यान देना, 10th क्लास में आपने पढ़ा था क्या बोलते हैं यार उसको, हिंदी में बर्रे बोलते हैं, बर्रे। और पीला पीला होता है, मधुमक्खी की तरह होता है और काट लेता ना, हिंदी में बोलते हैं ततैया। हाँ हाँ, शायद ऐसे कुछ बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। एनीवे, तो उसके अंदर एसिड होता है एक्चुअली, अपना डंक मार देता है ना, जब वो डंक मार देगा तो एसिड छोड़ता है वो। तो कुछ लोग पता क्या बोलते हैं, अरे टूथपेस्ट लगा लो, टूथपेस्ट लगा लो। वो टूथपेस्ट, नहीं नहीं, टूथपेस्ट बोलते हैं, केरोसिन का तो मुझे नहीं मालूम, टूथपेस्ट जरूर बोलते हैं, या बोलते हैं लोहे से रगड़ो। हाँ ठीक है ना। तो उसके पीछे और कुछ नहीं होता, कारण मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट टूथपेस्ट में रहेगा तो उसको रगड़ने से इसके बेस होता है ये क्या होता है अपने टूथपेस्ट में, हमेशा क्या होता है, बेस, बेसिक नेचर होता है। ये मालूम है कि नहीं ये बात? बताओ क्या थी? हाँ, खाना खाने के बाद, सुनो सुनो ध्यान से, जब आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद जो भी खाना बच जाता है, दांतों में फंसा हुआ रहता है, उसकी बात कर रहा हूँ। तो अगर आप ब्रश कर लेते हो तो निकल जाता, ठीक है, फिर भी याद रखना जब भी आप खाना खाओगे तो आपके मुंह का पीएच हमेशा लोअर हो जाता है। लोअर का मतलब एसिडिक हो जाता है, ठीक है ना। मुंह का पीएच हमेशा बहुत कम हो जाता है। पता नहीं, अब अभी आजकल एक ऐड नहीं आती, पहले एक ऐड आती थी, वो बताता भी ऐसे कि मुंह का जो है पीएच कम हो जाता है। पता नहीं कुछ डेंट क्या, तो बबल गम जैसा होता था, च्युइंगम जैसा कुछ खाने के लिए बोलता है। छोड़ो, बात समझ में आ रही है ना कुछ? तो इसके अंदर क्या होता है, और ये क्या नाम, बेस होता है, जिससे कि आपके दांतों को सड़ने ना दे, एसिड ना फॉर्म होने दे। एसिड और बेस मिलके क्या बन जाएंगे? सॉल्ट एंड वाटर, है ना। हाँ, तो बस वही है, तो वहां वो रिएक्शन हो जाती है, तो इसके अंदर बेस होता है। कैल्शियम इज यूज टू एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ऑक्साइड। कैल्शियम इज यूज्ड, ठीक है ना, कैल्शियम को मेटल के ऑक्साइड को निकालने में भी काम आता है, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। विच आर डिफिकल्ट टू रिड्यूस विद कार्बन। मतलब बात समझे कि नहीं? है इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब मैंने भी कल कई दिन से बता रहा हूं कि आप कोयले के साथ जब बर्न करते हो तो कोयला क्या करता है, मेटल को रिड्यूस कर देता है, मतलब उसका ऑक्सीजन ले लेता है, उसका ऑक्सीजन ले लेता है, रिड्यूस करता है। तो यहां वही बता रहा है कि अगर कार्बन रिड्यूस नहीं कर पाता तो आप कैल्शियम के साथ भी रिएक्शन कराओगे तो वो ऑक्सीजन इससे अच्छे से खींच सकता अपनी तरफ, कैल्शियम खुद का कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा और आयरन को रिड्यूस करेगा। आप ये दोनों लाइनें पढ़ो एक बार। बात समझ में आ गई? हाँ, अच्छा, अब एक और यूज बता रहा है कैल्शियम और बेरियम की, कि बेरियम सबसे लास्ट में नीचे बता रहा है, ये दोनों मेटल क्या करते हैं, इनके अंदर एक रिएक्टिव ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करने की क्षमता बहुत है, ऑक्सीजन के साथ भी और नाइट्रोजन के साथ भी। तो एट एलिवेटेड टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर जब रहेगा तो आप वहां की ऑक्सीजन को निकाल सकते हो, टू रिमूव एयर फ्रॉम द वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब अगर आप उसको वैक्यूम करना है तो आप नहीं चाहते वहां मॉइस्चर वगैरह, एयर वगैरह रहे, तो आप इसको क्या करोगे, हीट करोगे और वहां पे कैल्शियम और बेरियम रखोगे अगर, तो क्या करेगा, वहां के पूरे ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। रेडियम सॉल्ट्स आर यूज्ड इन रेडियोथेरेपी, फॉर एग्जांपल इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो जितने भी रेडियो एक्टिव होते हैं वो कैंसर वगैरह में, रेडिएशन थेरेपी सुने हो कि नहीं? तो आप ऑन्कोलॉजिस्ट जो होता है, ऑन्कोलॉजिस्ट समझते हो आप, कौन होता है? हाँ, पेशेंट नहीं रे, डॉक्टर। हाँ, ऑन्कोलॉजिस्ट जो होता है, ऑन्कोलॉजिस्ट कितने तरीके से ट्रीटमेंट करता है, क्या क्या होता है? एक होता है कीमोथेरेपी, ठीक है ना, एक होता है सर्जरी, और एक होता है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी ऐसी जगह पे की जाती है खास करके
जहाँ पे कीमो तो कर दिया गया लेकिन सर्जरी नहीं कर सकते। मान लो गले का कैंसर होता है ना जब, और सर्जरी करना बहुत मुश्किल होता है, वहाँ पे रेडिएशन दिया जाता है फिर। तो रेडिएशन के काम आती हैं सारी चीज़ें। ठीक है, चलो पढ़ो अच्छे से, समझो। आप ज़्यादा मतलब मर मर के मत पढ़ो, मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझो आप। जो स्मार्ट बच्चे होते हैं वो ढूंढते हैं कि मुझे करना क्या है, बस हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स। एक बार अच्छा पढ़ लो, मैंने पढ़ा दिया, लेकिन आपको अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करना है वो स्मार्टनेस आपकी होनी चाहिए। गधे और घोड़े में जो फर्क है वो आपको पता होना चाहिए।